जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं मीतू अपने चैनल बी परफेक्ट विद मीतू शुभाई में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ और मैं ईश्वर से आप सबकी खुशहाली की कामना करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपके साथ जो बात शेयर करने वाली हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बेसिकली लेडीज के लिए है ये वीडियो, जो प्रेग्नेंट हैं अभी या फैमिली प्लान कर रही हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है, क्योंकि मैं आज आपके साथ कुछ ऐसी बातें शेयर करूंगी जिनका आपको अपनी पूरी प्रेगनेंसी टाइम में बहुत ध्यान रखना है और उनको फॉलो भी करना है। बिकॉज प्रेग्नेंट होना, फिर उसके बाद बेबी डिलीवर्ड करना, इट्स नॉट अ इजी थिंग। इतना आसान नहीं होता है। आदमी कहते हैं ना, एक एक दिन गिन गिन के बिताता है। मेरे साथ तो ऐसे ही हुआ था। मेरी 2 नॉर्मल डिलीवरी हो चुकी हैं। आगे मैं कमिंग वीडियोस में आपके साथ अपनी डिलीवरी स्टोरीज भी शेयर करूंगी, पर आज जो मैंने एक्सपीरियंस करा या जो गलतियां मेरे से हुई, मैं आपको वो बताना चाहूंगी ताकि आप लोग वो गलतियां ना करें या आपसे वो गलतियां ना हो। नंबर 1, जब भी आप कंसीव करने की प्रोसीजर स्टार्ट कर देते हैं तो उसके बाद ये मत सोचिए कि जब मेरा रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, जब प्रेगनेंसी का जो टेस्ट है वो पॉजिटिव आएगा, उसके बाद मैं कुछ प्रिकॉशंस लेना स्टार्ट करूंगी। नहीं, ये बहुत गलत होता है। जब आपने प्लान करना स्टार्ट कर दिया, वो अलग बात है कि आपको रिजल्ट कब मिलता है, तभी से आपको प्रिकॉशंस लेने स्टार्ट कर देने हैं। नंबर 1, आपको किसी भी तरह का कोई भारी वजन, उछल कूद, जीने बार बार ज्यादा चढ़ना उतरना, बहुत ज्यादा बाहर घूमना, इस झुक के काम करना, इस तरह के काम आपको बिल्कुल नहीं करने हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, प्रेगनेंसी के चांस बन रहे होते हैं लेकिन हमारी कुछ इनएक्टिविटीज के कारण मिस कैरेजेस हो जाते हैं, तो ये हमें बिल्कुल नहीं करना है। रिजल्ट पॉजिटिव आने का वेट तो करना है, लेकिन उससे पहले हमें इन सब चीजों का भी ध्यान रखना है जिससे कि हमारा रिजल्ट पॉजिटिव ही आए। नेक्स्ट, डॉक्टर से बराबर कंसल्ट करते रहना है। कोशिश करिए स्टार्टिंग से लेके और डिलीवरी तक एक ही डॉक्टर के अंडर आप रहें, उसके प्रिस्क्रिप्शंस लें, उससे बराबर अपने रूटीन चेकअप्स वगैरह कराएं। क्योंकि बिकॉज बार बार डॉक्टर्स चेंज करने से क्या होता है, पहले वाले डॉक्टर जब तक आपको समझता है इतने हम डॉक्टर नया चेंज कर देते हैं, तो फिर वो डॉक्टर को सारी हमारी हिस्ट्री एनालाइज करनी पड़ती है। क्योंकि सबके अपने अपने सिम्टम्स होते हैं, अपना अपना हार्मोन चेंजेस होते हैं, अपनी अपनी बॉडी लैंग्वेज होती है। तो सबके बॉडी में प्रेगनेंसी में जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं या कुछ नॉर्मल चीजें होती हैं वो एक जैसे नहीं होती है। बॉडी टू बॉडी, पर्सन टू पर्सन ये वेरीज करती हैं। तो आप इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। आप स्टार्टिंग से ही एक ऐसा स्ट्रिक्ट डिसीजन लें कि आप पूरे टाइम उसी डॉक्टर को फॉलो करेंगे और डिलीवरी भी उसी आप डॉक्टर से कराएंगे। नेक्स्ट, आपको जो प्रिस्क्रिप्शंस दी जाती हैं उनको आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना होता है। बिकॉज प्रिस्क्रिप्शन सबसे ज्यादा हमारी आयरन कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट होती है। डाइट तो होती है लेकिन जो आयरन और कैल्शियम की जो टैबलेट्स वगैरह होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बिकॉज आयरन कैल्शियम की बॉडी में बहुत ज्यादा कमी हो जाती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड प्रेगनेंसी के बाद भी, मतलब डिलीवरी के बाद भी हमें कुछ टाइम तक आयरन कैल्शियम की जो टैबलेट्स हैं वो प्रिस्क्राइब करी जाती हैं, वो आप जरूर लें। उनको आप बिल्कुल भी स्किप ना करें, वरना बॉडी में बहुत ज्यादा वीकनेस फील होती है, हड्डियां एकदम कमजोर पड़ जाती हैं। नेक्स्ट, आपको अपनी डाइट बहुत अच्छी रखनी है, हेल्दी डाइट लेनी है। बाहर का मैं ये नहीं कहूंगी कि बंद कर दीजिए, कभी कभी मन चलता है, इसमें बॉडी में बहुत ज्यादा चेंजेस आते हैं, कभी कुछ खाने का मन करता है, कभी कुछ अच्छा लगता है तो वो खाइए, लेकिन इन अ लिमिटेड क्वांटिटी। ये नहीं कि आप बाहर का ही सारा खा रहे हैं, आप जंक फूड ही खा रहे हैं। वो आपके लिए तो हेल्दी होगा, साथ में जो बेबी आपके अंदर पल रहा है उसके लिए भी बहुत अनहेल्दी होगा। बिकॉज हेल्दी फूडिंग अगर हम स्टार्टिंग से फ्रॉम, जैसे कहते हैं ना, पेट से ही बच्चे को देना शुरू करते हैं, तो कहीं ना कहीं हद तक बाद में भी बच्चा उन हेल्दी फूडिंग हैबिट्स को एक्सेप्ट करता है, और जैसा हम सिखाते हैं, जो हम देते हैं, तो उसका असर कहते हैं कहीं ना कहीं बाद में दिखता है। तो कोशिश करिए हेल्दी फूडिंग खाइए, डॉक्टर से अपना प्रॉपर डाइट चार्ट बनवाइए कि आपको डाइट में क्या क्या लेना चाहिए, किस टाइम लेना चाहिए और आपके लिए क्या क्या हेल्दी रहेगा। हाँ, किसी किसी को वॉमिटिंग्स वगैरह की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है, ज्यादा नहीं खा पाते हैं, तो उस केस में अगर आप ज्यादा सॉलिड फूड नहीं खा पा रहे हैं लेकिन आपको लिक्विड्स का कंजप्शन कंप्लीट रखना है। बिकॉज जो बेबी वॉर्म में जो बेबी हमारा डेवलप हो रहा होता है उसको एक प्रॉपर फ्लूइड की जरूरत होती है, प्रॉपर लिक्विड की जरूरत होती है, जिसमें वो बेबी मूवमेंट्स करता है, उसमें वो
पूरे टाइम 9 मंथ्स पूरा वो रहता है। तो फ्लूइड यानी कि लिक्विड की कमी किसी भी हालत में शरीर में बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अगर आप बहुत ज्यादा सॉलिड नहीं खा पा रहे हैं, वॉमिटिंग ज्यादा है, नहीं भूख कम लग रही है, तो आप लिक्विड्स का कंजप्शन, तो और हेल्दी लिक्विड्स का कंजप्शन आप पूरे टाइम जरूर करें, बिकॉज ये बहुत 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 जरूरी होता है। नेक्स्ट, स्पेशली इन फर्स्ट प्रेगनेंसी, कभी कभी क्या होता है, थोड़ी बहुत कुछ प्रॉब्लम होती है, हम लोग उसको लाइटली समझ के इग्नोर कर देते हैं कि भाई प्रेग्नेंट हैं तो भाई थोड़े बहुत तो अप डाउन होंगे, नेचुरल है वो अप डाउन होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी अगर हमें अप डाउन हो रहे हैं तो हम किसी से वो कंसल्ट ना करें या घर में किसी को ना बताएं या अपने डॉक्टर से ना बात करें। अगर आपको नॉर्मल चीजों के अलावा कुछ और भी जरा सा भी कुछ आपको लगता है कि कुछ गड़बड़ जा रहा है या ऐसा हो रहा है, तो प्लीज ऐसे केस में रिस्क ना लीजिए। तुरंत अपने घर में बताइए, बड़ों को बताइए और तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लीजिए कि आपको ये प्रॉब्लम हो रही है, आपको क्या करना चाहिए। कई बार क्या होता है, हम लोग इतने ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, ऑब्वियसली लेडीज बहुत स्ट्रांग होती हैं और प्रेगनेंसी के टाइम पे हम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं और होना भी चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है, स्ट्रांगनेस के चक्कर में कुछ चीजें हम ऐसे झेलते रहते हैं कि नहीं ये ऐसे ही हो रहा होगा, नहीं ये तो होता ही होगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। कई बार क्या होता है, छोटी मोटी हमें सिग्नल्स मिलते हैं कि कुछ गड़बड़ अंदर हो रही है, लेकिन हम उन्हें समझ नहीं पाते, लाइटली लेके इग्नोर कर देते हैं और मिस कैरेज के चांसेस और अंदर कुछ बेबी को प्रॉब्लम, मूवमेंट्स प्रॉब्लम, मतलब बहुत तरह की चीजें होती हैं। आगे मैं इन सबके बारे में भी आपको बताऊंगी। उससे हमें बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस चीज को लाइटली ना लगा, आपको जरा सी भी कोई दिक्कत हो तो तुरंत किसी को बताएं, किसी की हेल्प लें और अपने तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें। नेक्स्ट, डॉक्टर्स हमें कुछ टाइम टू टाइम विजिट्स के लिए बुलाते हैं, अल्ट्रासाउंड के लिए बोलते हैं, टेट बैग के इंजेक्शंस भी लगते हैं। इन तीनों चारों चीजों का आपको बहुत बहुत ध्यान रखना है। लेकिन डॉक्टर ने आपको बुलाया है 15 दिन बाद, आप जा रहे 2 महीने बाद, 1 महीने बाद, नहीं मैं तो ठीक हूं, नहीं, ये बहुत जरूरी होता है। क्योंकि अब शरीर जो कहते हैं ना, पहले जैसे नहीं रहे हैं। पहले की वुमेन्स बहुत स्ट्रांग होती थी, वो घर का काम कर रही होती थी, घर का काम करते करते घर में बेबी डिलीवर्ड हो जाते थे नॉर्मली और बिल्कुल सेफ हेल्दी बेबी। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, ना हमारा वैसा खान पान रहा है, ना शरीर में इतनी ताकत बची है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको हर चीज का ध्यान रखना है। नेक्स्ट, कुछ केसेस में ऐसा होता है, डॉक्टर कॉम्प्लिकेशन ज्यादा होती है, डॉक्टर बेड रेस्ट बताते हैं। बेड रेस्ट का मतलब ये नहीं है कि आप अपने पर्सनल काम भी खुद नहीं करें, ना ही मैं बेड रेस्ट के अगेंस्ट हूं। लेकिन मैंने देखा है ज्यादा बेड रेस्ट करने से भी ऑपरेशन के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। क्योंकि जितना ज्यादा हम रेस्ट करेंगे उतना बेबी हमारा उतना अच्छे से मूव नहीं करेगा, हमारी बॉडी में जब मूवमेंट्स नहीं होंगे तो आगे हमारे जो सिजेरियन सी सेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। बेड रेस्ट करिए, आप ओवर स्ट्रेस मत लीजिए, टेंशन मत लीजिए, ना ही कहते हैं ना कि ज्यादा सोचिए किसी बारे में कैसा होगा क्या होगा। सिर्फ पॉजिटिव रहिए, बिलीव इन गॉड, भगवान का ध्यान रखिए और अपना पूरे टाइम ध्यान रखिए। और जितना ज्यादा आप एक्टिव रह सकते हैं, अगर आपको बेड रेस्ट के लिए बोल रहा है तो बेड रेस्ट पे भी आप मोबाइल पे अपनी अच्छी अच्छी वीडियोस देख सकते हैं, धार्मिक वीडियोस देख सकते हैं, अच्छी आप नॉलेज ले सकते हैं, डाइट आप अपनी रिवाइज कर सकते हैं वीडियोस देख के, अच्छी अच्छी मूवीज देखिए। हाँ, एक चीज और, जैसे कहते हैं ना कि जो हम एक्टिविटीज इस 9 महीने में करते हैं अंदर बेबी पे उसका असर कहीं ना कहीं होता है। तो हमको पूरी कोशिश ये करनी है, हम अपने आसपास का माहौल, अपनी सोच, अपनी समझ पूरे 9 महीने बिल्कुल पॉजिटिव रखें, अच्छे माहौल में रहें, अच्छी बातें करें, अच्छी चीजें सीखें, तो उसका बेबी पे भी असर होता है। ये बहुत मतलब ये साइंटिफिकली प्रूव कर दी गई है ये बात। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि माहौल आपका बिल्कुल एकदम प्लीजेंट होना चाहिए, शांत होना चाहिए। हाँ, हार्मोन चेंजेस बहुत होते हैं, मूड स्विंग्स बहुत होते हैं प्रेगनेंसी में। कभी आपको रोना आएगा, कभी आपको हंसना अच्छा लगेगा, कभी आपका मन एकदम खुश हो जाएगा। तो उसमें घबराने की कोई बात नहीं है। फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा कई बार बढ़ जाती है क्योंकि हमारी पूरी बॉडी के हार्मोन्स चेंज होते हैं, हमारी पूरी बॉडी की फॉर्मेशन इंटरनली एक तरह से नहीं होती। जैसे कहते हैं ना, एक बच्चे को जन्म देना कोई आसान बात नहीं होती, माँ का दूसरा जन्म होता है। तो इसी तरह से हमारी पूरी बॉडी इंटरनली दोबारा से फॉर्म होती है, हार्मोन चेंजेस होते हैं। तो उस केस में आप घबराए ना, आप ये ना सोचे कि ऐसा कैसा हो रहा है, मैं कैसे हो गई, ये ऐसे ही हमेशा चलेगा, नहीं। डिलीवरी के बाद सब कुछ धीरे धीरे नॉर्मल आ जाता है, वो चीजें बिल्कुल खत्म हो जाती हैं। नेक्स्ट एक प्रॉब्लम जो मैंने जनरली देखी, लोग परेशान हो जाते हैं, स्किन पे कहीं कहीं रैशेज आने लगते हैं, स्ट्रेच मार्क आने लगते हैं, या कहीं कहीं से स्किन पैची होने लग जाती है। तो उस केस में आपको घबराने की जरूरत नहीं है।
वो होता है ड्यू टू हार्मोन चेंजेस। जब हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन चेंजेस होते हैं तो हर किसी की बॉडी में उसके अकॉर्डिंग चेंजेस आते हैं। किसी के रैशेस आ जाते हैं, किसी की स्किन कहीं से ब्लैक हो जाती है। तो उस केस में घबराने की जरूरत नहीं है। आफ्टर डिलीवरी ये सब कुछ अपने आप धीरे धीरे ठीक हो जाता है। और आपको ज्यादा फिर भी इन चीजों की टेंशन होती है तो अपने डॉक्टर से पर्सनली कंसल्ट कर सकते हैं कि ऐसा हो रहा है, हमें क्या करना चाहिए, या कोई चिंता की बात तो नहीं है। नेक्स्ट, आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज है वो आपको बेबी की जब मूवमेंट्स 5-6 मंथ से बेबी की जो मूवमेंट्स है वो स्टार्ट हो जाती हैं, तो आपको मूवमेंट्स का बहुत ध्यान रखना है कि 24 घंटे में कम से कम 10 से 12 बार बेबी अंदर मूव करना चाहिए। और जिसके फर्स्ट एक्सपीरियंस है वो सोचेंगे हमें कैसे पता लगेगा, नहीं, ये बहुत नेचुरल चीज होती है। जब ये होता है तो हमें फील होने लगता है, हम समझ जाते हैं कि बेबी अंदर मूव कर रहा है। तो 24 आवर्स में कुछ नंबर ऑफ काउंट्स होता है, वो मिनिमम एटलीस्ट कंप्लीट होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि 24 घंटे में बेबी ने एक बार भी मूवमेंट नहीं करी है, या मूवमेंट्स बहुत स्लो हो गई हैं, या ना के बराबर है, तो उस केस में बिल्कुल भी रिस्क ना लीजिए। तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए। जरूर अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, तभी बेबी की जो मूवमेंट्स हैं वो बहुत कम हो जाती है, ना के बराबर हो जाती है। कई बार क्या होता है, बेबी की हार्ट बीट भी सिंक होने लगती है, इस कारण मूवमेंट्स कम हो जाती है। कई बार अंदर जो बैग होता है जिसमें बेबी हमारा डेवलप होता है, उसमें फ्लूइड होता है, एक लिक्विड, एक एडुकेट मेजरमेंट में हमें चाहिए होता है, वो कम होने लगता है। तो उस कारण से भी बेबी की मूवमेंट कम हो जाती है। तो इट्स वेरी रिस्की फॉर यू एंड फॉर योर बेबी। सो प्लीज कंसल्ट दीज थिंग्स विद योर डॉक्टर इमीडिएटली कि मूवमेंट्स कम आ रही हैं, व्हाट शुड यू डू और व्हाट शुड यू नॉट टू डू। तो ये चीजें थी कुछ इस तरह से। और डाइट का मैंने आपको बताई थी, डाइट आपको बहुत बहुत हेल्दी डाइट लेनी है। जो आपका दिल कर रहा है आप वो खाइए, पर कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा आप घर का हेल्दी खाना और घर का बना हुआ खाइए, बाहर का अवॉइड करिए। नेक्स्ट, आप अपने डॉक्टर से टच में बराबर रहेंगे एनी हाउ, डॉक्टर चेंज नहीं करना है। और कोशिश करिए पूरे टाइम आपने जिस डॉक्टर से ट्रीटमेंट लिया है डिलीवरी भी उसी डॉक्टर से करें, बिकॉज आजकल रूल भी बन गया है और डिलीवरी केसेस डे बाय डे इतने कॉम्प्लिकेशंस भी उसमें आने लगे हैं। तो एट ए टाइम हमने ट्रीटमेंट किसी और से लिया, डिलीवरी के हम किसी और के से कंसल्ट करने लगते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, डॉक्टर्स भी गिव अप कर देते हैं। और कई हद तक वो भी ठीक है, जब उन्हें 9 महीने की आपकी केस हिस्ट्री नहीं पता है और हमारे पास टाइम बहुत कम है, डिलीवरी का टाइम आ गया है, तो उनको टाइम लगता है उन चीजों को समझने में, करने में। और अगर हम शुरू से एक डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेते हैं तो उसको हमारी फ्रॉम द फर्स्ट मंथ और 9 मंथ तक पूरी हमारी केस हिस्ट्री पता होती है। अगर हमारे साथ कोई फिजिकल इश्यूज होते हैं, लाइक किसी को थायराइड की प्रॉब्लम होती है, किसी को शुगर की प्रॉब्लम होती है, तो वो भी उनको पहले से पता होता है। तो वो डिलीवरी के टाइम उन सब चीजों को ध्यान रख के हमारी डिलीवरी की तैयारी करते हैं, या जो आगे मेडिसिन वगैरह देनी होती है वो इस तरह से देते हैं कि हमारी डिलीवरी में कोई कॉम्प्लिकेशंस ना आए। तो इस बात का ध्यान बिल्कुल रखें। और डॉक्टर्स अगर गिव अप करते हैं लास्ट टाइम में कि मैं आपकी डिलीवरी नहीं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगा, व्हाटएवर जो भी है, मेल फीमेल, तो वो गलत नहीं है। जब उन्हें आपकी केस हिस्ट्री नहीं पता, और डिलीवरीज आजकल बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो गई हैं, 90% केसेस में देखा जाता है सी सेक्शन ही होता है, सिजेरियन बेबीज ही होते हैं, नॉर्मल डिलीवरी तो ना के बराबर रह गई हैं। तो उस केस में अगर वो मना करते हैं तो डॉक्टर गलत भी नहीं है। तो आप कोशिश करिए आप स्टार्टिंग से ही अच्छे से सोच समझ के कंसल्ट करके ऐसे डॉक्टर से अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करें जो आपकी डिलीवरी तक बाद में काम आए। सो ये थी कुछ मेरी मतलब इंस्ट्रक्शंस तो नहीं बोलूंगी, ये थी मेरी कुछ सजेशंस जो वुड बी मॉम्स के लिए बहुत काम आने वाली हैं, और जो आगे प्लान कर रही हैं उनके लिए बहुत काम आने वाली हैं। बिकॉज प्रेग्नेंट होना, मैं कहती हूँ चलो फिर भी हो जाते हैं, लेकिन जो ये 9 महीने का टाइम होता है ये बहुत कहते हैं ना सेंसिटिव होता है। फूक फूक के हमें कदम रखने होते हैं, कोई भी काम हमें ऐसा नहीं करना होता है जिसके कारण हमारे को और हमारे होने वाले बेबी को कोई भी प्रॉब्लम हो। एक बार आपके 9 मंथ्स इजीली निकल जाएं, उसके बाद आराम से आप घूमिए फिरिए, जो मर्जी खाइए, तब इतनी दिक्कत नहीं होती है। लेकिन ये 9 मंथ्स हमारे लिए तो सेंसिटिव होते हैं, साथ में आने वाले बेबी के लिए भी सेंसिटिव होते हैं, क्योंकि जो अभी इस दुनिया में आया ही नहीं है उसको क्या पता कि बाहर हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। हम जो गलत करते हैं उसका असर उस नन्ही सी जान पे पड़ता है जो इस दुनिया में अभी आया ही नहीं है। तो हमें हर चीज का ध्यान रखना है। और बहुत ज्यादा हो सकता है आप लोगों को मेरी ये सोच बहुत पुरानी लगे, या कहते हैं ना बड़े बूढ़े लोग कहते हैं कि 8th मंथ में प्लीज आप ज्यादा घूमना फिरना डॉक्टर के अलावा आप मत करिए, बिकॉज 8 मंथ बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। 8 मंथ में डिलीवरी होना या लेबर पेन आना बहुत रिस्की होते हैं। तो 8th मंथ में आप कोशिश करिए नो ज्यादा घूमना फिरना, सिर्फ डॉक्टर की विजिट आप घर में ही रहें।
और अपना पूरा पूरा ध्यान रखें, क्योंकि 8 मंथ की डिलीवरीज को संभालना बहुत मुश्किल होता है। प्री मेच्योर्स बेबी होते हैं, उनका पूरा डेवलपमेंट नहीं होता है, उनको सरवाइव कराना बहुत मुश्किल होता है, महीनों महीनों उन्हें नर्सरी में रखना पड़ता है। और कई बार तो क्या होता है, बेबी के कुछ पार्ट्स अनडेवलप्ड रह जाते हैं जो हमें कुछ सालों बाद पता लगते हैं। तो वो हमारी गलती के कारण हो रहा है। मैं ये नहीं कह रही कि सब ऐसा करते हैं, एक्सेप्शंस आर देयर, लेकिन हम इन चीजों का अगर ध्यान रखें तो हम इन कुछ चीजों से, प्रीमेच्योर डिलीवरी से हम बच सकते हैं। और जैसे आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया, बहुत ज्यादा उछल कूद, भाग भाग के, भारी वजन, नहीं मैं तो सब कर लूंगी, मुझे कुछ नहीं होता, नहीं, होने को कुछ नहीं भी हो सकता है पूरे टाइम, होने को जरा से गलती से भी बहुत कुछ हो सकता है। तो इन चीजों का आपको बहुत बहुत ध्यान रखना है और पूरी पूरी अपनी केयर करनी है। और मैं एक चीज और कहूंगी, जनरली हम लोग बड़े लोगों की बात नहीं मानते, लेकिन आप विश्वास मानिए, बड़े लोग जो बात कहते हैं ड्यूरिंग हमारी प्रेगनेंसी या डिलीवरी के बाद, वो बहुत काउंटेबल होती हैं और बहुत ही हमारे काम की होती हैं। और हम ये ना बोले उन्हें कि वो सुपरस्टिशियस हैं, अरे वो तो पुराने जमाने के हैं, हम ऐसे नहीं, हम तो ये करेंगे, वो नहीं। वो चीज मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है, बाकी या मानना ना मानना आप लोगों की इच्छा है, लेकिन बहुत काम आते हैं, बहुत हमें हेल्प मिलती है, क्योंकि हमसे पहले वो माए बन चुकी हैं। उन्होंने, हम तो आजकल के जमाने में तो 1 या 2, मैक्सिमम 2 बेबीज हम लोग डिलीवर करते हैं। उन पहले जमाने में होता था कि 8-8, 10-10 बेबीज डिलीवर करते थे वो लोग नॉर्मली, बिना किसी डॉक्टर्स के उसके, और घर का पूरा काम करना। तो आई थिंक उनके एक्सपीरियंस ज्यादा हमारे लिए काउंटेबल होते हैं। वो बातें जो वो बताते हैं काफी हद तक ठीक होती हैं। और उसमें से कुछ चीजें तो ऐसी हैं जो साइंटिफिकली भी प्रूव कर दी गई हैं कि वो जो रीजंस थे, मतलब हम कहते थे कि पुराने जमाने के लोग ऐसे ही बोल रहे हैं, नहीं, उनका साइंटिफिकली रीजन भी है और वो प्रूव कर दिए गए हैं, वो काफी हद तक ठीक है। और नेक्स्ट एंड लास्ट बात मैं आप लोगों से कहूंगी, प्लीज 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 किसी भी तरह का कोई भी फिजिकल रिलेशनशिप हस्बैंड वाइफ ना रखें पूरी प्रेगनेंसी टाइम में। ये बहुत जरूरी होता है, इट्स वेरी हार्मफुल, ये सेफ नहीं होता है। इवन आप अपने डॉक्टर से भी कंसल्ट करेंगे तो वो स्टार्टिंग में आपको फर्स्ट विजिट में ही बता देंगे कि आपको किसी भी तरह का कोई रिलेशनशिप, फिजिकल रिलेशनशिप नहीं रखना है इन द होल प्रेगनेंसी टाइम पीरियड। वो बहुत अनसेफ होता है, कई बार मिसकैरेजेस हो जाते हैं, अंदर हमारी यूट्रस में हार्म हो जाता है। मतलब आप समझ रहे होंगे जो मैं कहना चाह रही हूँ। तो ये काम से बिल्कुल बचना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। कई बार गलतियां हो जाती हैं, लेकिन हमें इस तरह की गलती बिल्कुल 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 नहीं करनी है, ये बहुत हार्मफुल हो जाता है कई बार। नेक्स्ट, मैंने ओवरऑल आपको सब कुछ बता दिया। आई थिंक मेरे हिसाब से कुछ मिसिंग नहीं बचा है। तो आई थिंक आपको बातें समझ में आई होंगी और काम की भी लगी होंगी। आप इसको एक बार ध्यान से दोबारा सुनिएगा, समझिएगा और मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आपको चीजें कैसी लगी। और आगे कमिंग वीडियोस में मैं आपके साथ मेरी 2 नॉर्मल डिलीवरीज हुई हैं, मैं उन दोनों के एक्सपीरियंस, उनकी स्टोरीज आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। और भी बहुत सारे टिप्स हैं इसी टॉपिक से रिलेटेड, वो मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगी। तब तक आप इनको फॉलो करिए, इनको सोचिए, समझिए और औरों के साथ शेयर जरूर करिए वीडियो, बिकॉज इट्स अ वेरी हेल्पफुल वीडियो। हर किसी को, स्पेशली जो फर्स्ट बार मॉम बनती है, उन्हें नहीं पता होता, वो बेचारी छोटी छोटी चीजों के लिए बड़े मतलब डूज और डोंट में कंफ्यूज रहते हैं कि मैं क्या करूं, क्या ना करूं, क्या मुझे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो आप उनका जरूर शेयर करें और अच्छे लगे तो मुझे कमेंट्स करके बताइएगा, वीडियो लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सो फिर मिलते हैं बहुत जल्दी नई वीडियो में। और उससे पहले वुड बी मॉम्स को बेस्ट ऑफ लक फॉर देयर डिलीवरीज। फॉर आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी, स्वीट एंड हेल्दी बेबी। सो दोस्तों, फिर मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।